हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उम्मीद तो यही करेंगे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप बेहतर रूप में तैयार करेंगे। और यदि इन क्वेश्चनों को बहुत बेहतर रूप में आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए एग्जाम आपका फर्स्ट पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी बाल्यावस्था एवं उसके विकास की जितनी क्लास हम आपको कंप्लीट कराए हैं उन क्लास को आप बड़े बेहतर रूप में एक एक क्लास को अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। क्योंकि क्लास से क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, एग्जाम में वर्ड मिल जाएंगे लिखने को तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दें। आज भैया किसका रिजल्ट आया, वो सीटेट का रिजल्ट आया है और अधिकतर बच्चे पास हैं, कुछ कम नंबर से कुछ ज्यादा नंबर से, लेकिन अधिकतर बच्चों ने सीटेट क्वालिफाई कर ही लिया है। कुछ एक बच्चे रह भी गए हैं तो थोड़ी बहुत तैयारी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट सीटेट एग्जाम में वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप भी सीटेट का एग्जाम देंगे, यूपीटेट का एग्जाम देंगे, वहां आपको बीएड का मटेरियल आपको बहुत यूजफुल होता है। तो जो बीएड की क्लासेज होती हैं उनको बड़े बेहतर रूप में आप लोग पढ़ते रहिए और जैसे आप लोग आगे यूपी टेट सीटेट की तैयारी करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत हेल्प करने वाली हैं। उम्मीद करते हैं इस इंफॉर्मेशन को समझेंगे और बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल एक अस्थाई होकर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। यही पर्पज है और यही मेरा उद्देश्य भी है। ठीक है, आइए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और सबसे पहले जो आपको 50 वर्ड में देखने को मिलता है, ध्यान से मेरी बात को यहां पे आप लोग समझिएगा। सबसे पहले जो यहां पे पोर्शन आपको मिलता है 50 वर्डों में कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेक्शन ए में तो कहोगे सर जी 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सबसे फर्स्ट यानी एक तरीके से जो वेरी शॉर्ट, जो अति लघु उत्तरी जिसे हिंदी में कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्त आपको क्या तैयार करके जाना है कि वृद्धि का अर्थ बताइए। यहीं पे अगर वृद्धि कह दे या फिर वृद्धि ना पूछ के यहीं पे यदि एक विकास की बात कर दे तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जब मैं वृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब मैं क्लास आपको पढ़ाया था तो ये पॉइंटें बहुत अच्छे से मैं आपको बताया था। जो वृद्धि होती है दोस्त ये एक सीमित समय के लिए होती। कहोगे सर जी वृद्धि जो होती एक सीमित समय के लिए होती है, एक समय के बाद रुक जाती है। जबकि विकास क्या होता है तो कहोगे सर जी विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। और वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है सर, इसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। अब बताओ वृद्धि और विकास समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार दोस्त यस कर दीजिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार बस यस कर दीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उनको कहीं अच्छे से लिख लीजिएगा। इसका पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा और इजी हो जाए आपकी पढ़ाई में। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है आर्या आकाश। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या तैयार करके जाना 50 वर्ड में कि वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए वैसे तो जो बीएड का परसेंटेज होता है वो कुछ लोग कहते हैं मैटर नहीं करता, लेकिन दो सच में मैटर करता। कब? जब मान लीजिए आप आगे एमएड की तैयारी करोगे, आगे आप मान लीजिए नेट जेआरएफ के लिए आप जा रहे हो तो बीएड के अच्छे परसेंटेज कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल हो ही जाते हैं। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब आप कॉपी को लिख रहे हैं वृद्धि और विकास में अंतर बनाइए, तब तो आप सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर वगैरह लिख के आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए वृद्धि और यहाँ पे लिखिए विकास, और उसमें कम से कम 10 से 15 पॉइंट या फिर 10.8 पॉइंट जितने कहने का मतलब, अगर 50 वर्ड में पूछ रहा है तो 5 से 7 लाइनों में इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा कि जो वृद्धि होती एक निश्चित समय के लिए होती है, जबकि विकास होता वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सर वृद्धि जो होती सर शारीरिक परिवर्तन में हुआ परिवर्तन, सर वृद्धि परिवर्तन कहते हैं। सर शारीरिक मानसिक फिजिकल यानी एक तरीके संपूर्ण परिवर्तन ही सर विकास होता है। इस प्रकार से वृद्धि और विकास में अंतर को दोस्त अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे मोरल डेवलपमेंट ना होकर यहां पे रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी पूरा का पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आपको यहां पे तैयार करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, विकास की प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन करिए। यहां पे प्रमुख न कह के कभी कभी 4 कह देता है तो प्रौढ़ावस्था को भी काउंट कर लीजिएगा। अगर 4 न कह के दोस्त यहां पे 3 अवस्था कह दे तो आप सबको पता 3 अवस्था कौन कौन सी है, आप सबको पता। सबसे पहले हो गई आपकी इन्फेंसी हो गई, फिर आपका चाइल्डहुड हो गया, फिर आपका एडोलसेंस हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है विकास की प्रमुख अवस्थाओं को वर्णन करिए। उनमें 2-2 3-3 लाइन लिख सकते हो। जो इन्फेंसी होती महान हॉरलॉक के अनुसार जन्म से लेकर 2 वर्ष मुख्य रूप से माना जाता है, और इसको भी 2 वर्गों में बांट देते हैं हम लोग।
जन्म से लेके 14 दिन तक, और फिर 14 दिन से लेके कितने, तो कहोगे सर जी 14 दिन से लेके 2 ईयर तक। तो इस प्रकार से ये इनकी एज कितनी, ड्यूरेशन कितनी, उसको बांट दीजिएगा। फिर यहीं पे चाइल्डहुड की अगर बात कर लें तो 2 वर्ष से लेके यहाँ पे एक तरीके से हम लोग 12 वर्ष इसको लगा देते हैं, और यहाँ पे 12 से 18 या फिर 21 लगा देते हैं। और भारत में जो एक तरीके से विकास की अवस्थाएं हैं, बालक के विकास की अवस्थाएं मुख्य रूप से, तो आपको पता है इन्फेंसी हो गई, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, तो इसको यानी जो भारत में मानी जाती है दोस्त वो कितनी है, तो कहोगे सर जी ये जन्म से लेके 6 वर्ष जो होती है इसे शैशवावस्था में काउंट करते हैं। और जो यहाँ पे चाइल्डहुड होती है ये 6 से लेके मुख्य रूप से 12 वर्ष माना जाता है। और जो एडल्टसोन्स होता है यानी जो किशोरावस्था होता है ये 12 से लेके 18 वर्ष माना जाता है। तो ये विकास की प्रमुख अवस्थाएं हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक ही रिक्वेस्ट करेंगे बड़े ईमानदारी से, बड़े सच्चे भाव से, कि जो हम आपको क्लास पढ़ाए हैं विकास की अवस्थाएं पे, लगभग 1 घंटे की क्लास है दोस्त, उसे अगर शांति से बैठ के कहीं अच्छे से कवर कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर रूप में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात और, मेरी बात बस सुन लीजिए, वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है, बस एक बात बताना चाहेंगे, जब रिजल्ट आता है तो बच्चे रिजल्ट को देख के खुश भी होते हैं, नाराज भी होते हैं। जो खुश होने वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी तैयारी बढ़िया रहती है तो वो तो खुश हो जाते हैं। जो नाराज होते हैं वो थोड़ा अपने आप से ये पूछा करिए कि जब तैयारी कर रहे थे तब आपकी तैयारी कैसी थी। अभी हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि विकास की अवस्थाओं वाली क्लास को देख लीजिएगा। अब जो बच्चे सीरियस है बीएड को लेके, अपने अपने भविष्य को लेके, वो तो जाएंगे क्लास को देखेंगे, पर कुछ लोग क्या सोचते हैं कि 10 मिनट में ही सब कुछ कवर करा दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता बीएड में। सच्चाई आपके साथ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो विकास की अवस्थाओं को दोस्त अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगले पॉइंट की यहां पे बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए। सोशल चेंज आखिर होता क्या है? सोशल चेंज ना करके यहां पे कह दे कि समाजीकरण की, यहीं पे बात दोस्त कह दे, यहां पे समाजीकरण की बात कर दे, यहीं पे यदि सोशलाइजेशन की बात कर दे, उसके अर्थ को क्या समझते, तो पूरी पॉइंट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। और सामाजिक परिवर्तन ना पूछे, अगर समाजीकरण पूछे, सोशलाइजेशन पूछ दे, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और यहीं पे एक अगला क्वेश्चन 50 वर्ड में पूछ ही लेता है कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पे, कि संवेग का अर्थ बताइए। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहां पे मोमेंटम ना होके यहां पे इमोशन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इमोशन कहें कि संवेग की मीनिंग क्या होती, इमोशन का मीनिंग क्या होती है। तो एक महान मनोवैज्ञानिक इंग्लिश एंड इंग्लिश हुए, वो कहते हैं ना कि जो संवेग होता है ये हमारे बॉडी में अचानक उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। हमारी जो ग्रंथियां होती उत्तेजित हो जाती हैं, वही हमारा संवेग होता है। अब हम संवेग पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें और बताएंगे जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और बेहतर तैयारी करेगा आपका यूपी टेट सीटेट के साथ साथ बीएड में, तो इंपॉर्टेंट है ही। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बताइए कि 14 संवेगों के बारे में किसने बताया था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। एक तो भैया यहां पे हमारे प्यारे जीन पियाजे, हम सभी जीन पियाजे से बहुत प्रभावित रहते हैं। एक तो जीन पियाजे, और एक यहां पे आपके कौन हो गए, तो कहोगे सर जी मैकडूगल साहब। आप बताओ, आपके ऊपर है कि 14 संवेगों के बारे में कौन बताया था। मैकडूगल को बी फॉर बनाना, जीन पियाजे को ए फॉर एप्पल, ठीक है। आप बताओ, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। आप बताओ कि 14 संवेगों के बारे में किसने बताया था। और एक कोटेशन भी हम आपको बता दिए इंग्लिश एंड इंग्लिश के अनुसार। ये कहते हैं, इंग्लिश एंड इंग्लिश कहते हैं भैया कि संवेग जो होता है हमारे बॉडी, हमारे ग्रंथियों में उत्तेजना का कार्य करता है। दिस इज कॉल्ड इमोशन, ठीक है। आइए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अधिकतर बच्चे कह रहे हैं मैकडूगल, यूपी टेट में भैया कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है सुपर टेट में कि एक तरीके से 14 संवेगों के बारे में किसने बताया था, या फिर संवेगों के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है, तो महान भैया विलियम मैकडूगल साहब को जाता है। इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, संवेगों को 14 संवेगों के बारे में तो बताया था, लेकिन इनका आधार क्या है, तो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां। और शैशवावस्था में बालक कैसा व्यवहार करता है, संवेगात्मक या मूल प्रवृत्तात्मक, तो कहोगे सर जी शैशवावस्था में बालक मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार करता है, क्योंकि उसे एक तरीके जो उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं बालक वैसा ही व्यवहार करता है। लेकिन जब बालक जैसे जैसे बड़ा हो जाता है अपने संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है, तो यही होता आपका संवेग का अर्थ। यानी जो हमारे, अब देखो बीएड वाले पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि संवेग आखिर होता क्या है, जो हमारे बॉडी में, जो हमारे पूरे शरीर में एकाएक परिवर्तन ला दे, उसी को हम कहते हैं इमोशन, उसी को हम क्या कहते हैं, कहोगे सर जी संवेग कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पूरी पॉइंट को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आइए
एक क्वेश्चन अगला भी तैयार कर लीजिएगा कि नैतिकता क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है। अच्छा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक तो दोस्त यहां पे होता है आपका नैतिक विकास, ठीक है। एक तो यहां पे होता है आपका नैतिक विकास, या फिर जिसे हम यहां पे कह सकते हैं मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट यहां पे दोस्त होता है। देखो जब नैतिक विकास की हम लोग बात करते हैं तो एक बालक को कैसे अपने किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे बिहेवियर को करना है, ये तो हमारा नैतिक विकास दर्शाता है। लेकिन नैतिकता क्या होती है, तो भैया हम किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गए, चलो एग्जांपल के रूप में समझ लो, आपके घर में कोई एक तरीके से कौन आ गए कि मेहमान आ गए, आप उनका पैर नहीं छू रहे हो, आप उनसे नमस्ते नहीं कर रहे हो, आप उनको पानी नहीं पूछ रहे हो, तो क्या आपके अंदर मोरालिटी है, क्या आपके अंदर नैतिकता है? कहोगे सर जी नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप रोड पे जा रहे हो, कोई व्यक्ति का मान लीजिए हाथ कट गया, थोड़ा सा वो बिल्कुल छटपटा रहा है, तो क्या बताओ आपकी मोरालिटी क्या कहती है, आपकी नैतिकता क्या कहती है, आपकी ह्यूमैनिटी क्या कहती है, मानवता क्या कहती है कि अगर आप सक्षम हो तो उसकी मदद कर दो, या फिर मदद नहीं भी कर पा रहे हो तो किसी को बता दीजिए कि भैया एक तरीके से उसके घर फोन वोन लगा दीजिए ताकि उसकी हेल्प हो जाए। यही तो है नैतिकता ना, यही तो है मोरालिटी। यानी आपको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीजें आपके किसके अंतर्गत आ जाती हैं, मोरालिटी के अंतर्गत आ जाती है, नैतिकता के अंतर्गत आ जाती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहां पे एक श्वेता जी हैं, ये कह रही है कि जो ब्रिजेश है ना वो 10 संवेगों के बारे में बताता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब अगर जब आप एक तरीके संवेग वाली क्लास को लिए होंगे ना तो बेहतर हमारी क्लास को समझे होंगे कि जो ब्रिजेश थे वो बताए थे कि शैशवावस्था में बालक अपने संवेगों का प्रदर्शन कैसे करता है, ये बताने वाले महान मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो कहोगे ब्रिजेश थे। लेकिन मुख्य रूप से संवेगों के बारे में चर्चा, संवेगों के बारे में जो अध्ययन करने वाले कौन थे, तो महान मैकडॉवेल साहब थे। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो समझो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आइए एक अगला क्वेश्चन यहां पे तैयार कर लीजिएगा, नैतिक विकास क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, यही नैतिक विकास कह के, या फिर एक क्वेश्चन यहीं पे और बन जा रहा, मान लीजिए 7.1 क्वेश्चन बन जाए कि सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, बालक का सोशलाइजेशन कैसे होता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कहने का मतलब है जो मुख्य टॉपिक है, जैसे नैतिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, यहीं पे अगर हम लोग किसकी बात कर ले, यहीं पे यदि हम लोग शारीरिक विकास की बात कर ले, ठीक है, शारीरिक विकास की बात कर ले, यहीं पे यदि हम लोग दोस्त किसकी बात कर ले, भाषा विकास की बात कर ले कि भाषा विकास से आप क्या समझते हो, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी पूरी की पूरी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। हाँ वो ब्रिजेश है, ब्रिजेश तो नहीं है, ठीक है। आइए यहां पे समझिए संज्ञान का आशय क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब आपको संज्ञान शब्द जहां दोस्त दिख जाए ना, तो संज्ञान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना, नहीं। संज्ञान के अंदर जो आपका कॉग्निशन होता है, इसमें सारी पॉइंटें आ जाती, जैसे हम तर्क भी करना जान रहे हैं, हम कल्पना भी करना जान रहे हैं, एक प्रकार से कल्पना भी हम अपने जो कि बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग कर ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। संज्ञान की विशेषता, संज्ञान की परिभाषा जीन पियाजे के अनुसार तरह तरह के जितने मनोवैज्ञानिक है, यदि आपको रिकॉल हो रहा है एग्जाम में, तो आप इनकी परिभाषा को भी लिख सकते हैं और संज्ञान की मीनिंग को, संज्ञान के डिफिनेशन को तो बेहतर रूप में तैयार करके जाइएगा। ये सारी की सारी पॉइंटें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से यहां पे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब देखो यहां पे आपका 3-4 क्वेश्चन 9 पॉइंट से बन रहा है कि किशोरावस्था की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगर यहीं पे दोस्त किशोरावस्था कह दे और यहीं पे यदि एक तरीके से किशोरावस्था ना कह के यहीं पे यदि एक तरीके से शैशवावस्था कह दे, तब भी आपको शैशवावस्था कह दे, तब भी आपको कंफ्यूज यहीं पे नहीं होना है। शैशवावस्था ना कह के यहीं पे यदि आपको बाल्यावस्था कह दे, यहीं पे यदि आपका बाल्यावस्था कह दे, यानी जो आपका चाइल्डहुड है या फिर इन्फेंसी है या फिर यहां पे एडोलसेंस है, कहने का मतलब इनमें 4 विशेषताएं। जैसे आप सभी को पता है जो शैशवावस्था होती है ये बहुत ग्रहणशील की अवस्था होती है। जो आपका बाल्यावस्था होती है इसमें जितनी भी चीजें आपकी बढ़ी रहती हैं, जो एक तरीके से शैशवावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, तो बाल्यावस्था में उसमें दृढ़ता आती है, इसकी विशेषता, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो किशोरावस्था में विशेषता यह है कि बालक जो होता है भैया एक तरीके से घूमने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। बालक जो होता है वो एक तरीके से जो अपने पीयर ग्रुप होते हैं उनमें तो घूमता, साथ में जो एक तरीके से कहने का मतलब है अपने विषम लिंगी में अपना दोस्त बनाना प्रारंभ करता है, उनमें हार्मोन्स चेंज होते हैं, तरह तरह की जितनी विशेषताएं होती तीनों अवस्था में, इनको तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आइए
आइए एक अगले प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर ये विकास कह दे या फिर यहीं पे दोस्त कह दे बालक के विकास को, यानी चाइल्ड चाइल्ड के डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते, कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मुख्य रूप से आप जब कारक की बात करें तो यहां पे मुख्य रूप से 2 पॉइंट की आप लोग बात करिएगा। सबसे पहले तो आपको पता उसका पारिवारिक कारक तो करता ही करता, ठीक है। यहां पे पारिवारिक कारक तो करता है, साथ में उसका समाज तो करता है, साथ में उसका पीयर ग्रुप, उसका साथी समूह करता है, वंशानुगत करता है, उसका वातावरण करता है। तो बालक के विकास को इतने फैक्टर प्रभावित करते हैं। इसको भी दोस्त आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्लास को देखेंगे तो विकास वाली क्लास जो पढ़ाए हैं, विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं, तो सारी की सारी क्लास अपने आप कवर हो जाएंगी। अपने महान मनोवैज्ञानिक आ गए जिन्होंने विकास की अवस्थाओं पे बहुत वर्क किया था, जिनका नाम क्या है, तो महान हॉरलॉक साहब। इनके अनुसार विकास की अवस्थाओं को तैयार कर लीजिएगा। कभी कभी 50 वर्ड में, यानी जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि हॉरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाओं की विवेचना करिए। तो आप सबको पता है हॉरलॉक जो थे भैया, वो शैशवावस्था को जन्म से लेके 2 वर्ष तो मानते थे, लेकिन उसको भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक तो भैया एक तरीके से जन्म से लेके 14 दिन तक, और फिर 14 दिन से यानी 14 डेज से लेके कितने, तो कहोगे सर जी 2 ईयर तक कर दिए। ये आपके होते हॉरलॉक साहब। उसके बाद इनका एक तरीके से चाइल्डहुड आता है, फिर इन्फेंसी आता है। इस प्रकार से जो इनकी विकास की अवस्थाएं हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और यहीं पे विकास की अवस्थाएं, इसको मैं नोट पॉइंट करके इसलिए दोस्त यहां पे लिखे, इसको हाईलाइट भी करें तो आप इसको बेहतर समझेंगे। ध्यान से मेरी बात को यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। विकास की अवस्था में आपको 3 विकास की अवस्था में हमेशा कह रहा हूं, इन्फेंसी आपको तैयार करना, यानी जो आपका शैशवावस्था है। उसके बाद आपका यहां पे बाल्यावस्था यानी आपका चाइल्डहुड, और आपका यहां पे कौन अगला, तो कहोगे सर जी अगला हमारा है यहां पे किशोरावस्था। तो कहने का मतलब ये जो तीनों अवस्थाएं हैं दोस्त, इनको बड़े बेहतर रूप में कवर करना है। और तीनों अवस्थाओं में सर हमें पढ़ना क्या क्या है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तीनों अवस्थाओं में मुख्य रूप से सबसे पहले इनके अर्थ को पढ़ना, इनका मतलब क्या होता है, इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है, इनकी काल कितनी होती है, इनकी अवधि कितनी होती है। उसके बाद इनकी विशेषता को आपको पढ़ना है, और विशेषता को साथ में इसकी शिक्षा के स्वरूप को पढ़ना है कि शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है, किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है। इस प्रकार से इन चीजों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में बेहतर से बेहतर स्कोर गेन करके आएंगे। जितनी क्लास पढ़ा दी है, नोट्स को मिला के पढ़ेंगे क्लास और नोट्स को, तो बेहतर तैयारी हो जाएगी, यकीन मानिए मेरा, ठीक है। आइए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे यहां पे कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन सी हैं, ठीक है। चलिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं यहां पे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको यहां पे तैयार कर रहे हैं, और आपको इसका जवाब देना बहुत ईमानदारी से, कोई नकल वकल नहीं करेगा, समझिए मेरी बात को यहां पे समझिए। जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं थी, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कितनी अवस्थाएं थी। ऑप्शन नंबर 1 2 अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर 3 3 अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर 3 यहां पे है 1 अवस्थाएं, या फिर एक तरीके से यहां पे हम कहेंगे 4 अवस्थाएं, ठीक है। ये ए हो गया, ये मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग यहां पे देने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए आइए यहां पे आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। राहुल भाई व्हाट्सएप पे जवाब दे देंगे यार, पहले क्लास पे फोकस कर लो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वरना बाद में रिजल्ट आएगा तो कहते फिरोगे कि सर जी अच्छा नहीं आया सर, इसमें कम हो गया, ठीक है। अब अगर देखो भाई क्या होता है ना, अगर देखो फिर वही बातें हैं कि अगर जो चीजें आपके साथ ईमानदारी से कर रहे हैं उसका भैया लाभ उठा लीजिए पूर्ण रूप से। यकीन मानिए ऐसी चीजें आपको कहीं नहीं मिलती हैं, यकीन मानिए मेरी बात का। 100% दे रहा है, आपको कभी भी मिसगाइड करने का प्रयास नहीं करते। तो जो चीजें बेहतर दोस्त उनको करिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइए आपको यहाँ पे जवाब दीजिए। पहले आप व्हाट्सएप पे चलो, आप मुझे बता दीजिए कब आप ऑनलाइन आएंगे, रात भर आपसे बतियाएंगे बस खुश। लेकिन यहां पे आप ध्यान दीजिए, अभी क्लास में ध्यान दीजिए कि विकास की जो एक तरीके से जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। आप बताओ 2 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, 1 अवस्थाएं या फिर 4 अवस्थाएं, ठीक है। आपको यहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। आइए ठीक है, यहां पे डी वाला ऑप्शन जितने बच्चे कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं कितनी हैं, तो मुख्य रूप से दोस्त 4 है, जो मेनली स्टेज हैं वो 4 हैं, ठीक है। बस इतना आप लोग समझ लीजिए। कहोगे सर जी नामों बता दीजिए, आइए दोस्त नाम लिख लीजिए जितने बच्चे यहां पे हैं। पहले बात आपके दिमाग में मैं नाम फीड करा दे रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। सीडीपी का तो आपको किंग बनाने वाले हैं, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं बीएड में वो तो पढ़ाते ही पढ़ाते, बस
प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए, यही पर्पज है। अगर यहीं पे हम लोग जीन पियाजे की दोस्त बात करें तो इनकी 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले अगर आप लोग कहीं नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले यहां पे है संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, क्या संवेदी पेशी अवस्था, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था पहली हो गई। दूसरी अवस्था इनकी कौन होगी, तो कहोगे सर जी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कहीं पे लिख लीजिएगा। उसके बाद अगली कौन सी है, तो कहोगे सर जी संक्रियात्मक अवस्था हो गई। यहां पे अगली कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो कहोगे सर जी संक्रियात्मक अवस्था हो गई। संक्रियात्मक अवस्था कह लें या फिर इसे हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह लें, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद इनकी 4 जो नंबर की इनकी अवस्था वो कौन सी है, तो कहोगे सर जी वो है आपकी औपचारिक, यहां पे फॉर्मल स्टेज हो जाती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो गई। ये जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं हो जाती हैं। इनको आप बड़े बेहतर रूप में अच्छे से दोस्त तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जीन पियाजे वाली क्लास को देखेंगे तो बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। और जीन पियाजे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग पढ़ लीजिएगा समय निकाल के, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दोस्त, ठीक है। आइए अब हम लोग यहां पे देखो, जो आपको यहां पे 200 वर्ड में लिखने के लिए और 500 वर्ड में लिखने के लिए क्वेश्चन आते हैं। 500 वर्ड में लिखने के लिए 2 क्वेश्चन आते हैं और 200 वर्ड में लिखने के लिए आपको 5 क्वेश्चन आते हैं और 8 नंबर के होते हैं, यानी 40 नंबर ये हो गया और ये 30 नंबर हो गया, यानी 40 20 यहां पे 70 हो गया और 20 नंबर आपका जो कि सेक्शन ए से आ गया, ये नंबर 90 नंबर टोटल हो गए। यहां पे आपका शॉर्ट जो एक तरीके से लॉन्ग आंसर है, जो अति लघु उत्तरी या फिर जिसे दीर्घ उत्तरी या कहते हैं, या फिर एक तरीके से दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, उनको भैया कौन कौन से क्वेश्चन को तैयार करना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को यहां पे आप लोग देख लीजिए। वृद्धि और विकास को का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके अंतरों को बताइए। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 200 वर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है। तो देखो कहोगे सर जी ये क्वेश्चन आते कैसे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब यही 50 वर्ड की हम लोग बात कर रहे थे, 2 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो सिर्फ इतना कहेगा कि वृद्धि से क्या समझते हो, विकास से आप क्या समझते हो, वृद्धि विकास में अंतर बताइए। लेकिन यही 200 वर्ड में क्वेश्चन का स्वरूप बदल जाएगा, वृद्धि विकास का अर्थ। तो कहोगे सर हमें उत्तर कैसे लिखना है। सबसे पहले दोस्त आप यहां पे हेडिंग डालिएगा कि वृद्धि, और वृद्धि के बारे में आप लिखिएगा और यहां पे एक तरीके से जितनी भी आपको वृद्धि से संबंधित इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद विकास के बारे में लिखते हुए फिर वृद्धि और विकास को अंतर में एक तरीके से अंतर को दर्शाइएगा, तो बेहतर तरीके से आपकी कॉपी मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि वृद्धि और विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए, वृद्धि जो होती हमारा शारीरिक परिवर्तन है, यानी वृद्धि को हम एक तरीके से देख सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, वृद्धि को हम माप सकते हैं, जबकि विकास को नहीं हम देख सकते। विकास के परिवर्तन को तो देख सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कह सकते हैं, आप जैसे मान लीजिए चालाक हो, अगर आप हम आपसे पूछे ये बताइए बाबू आप कितने चालाक हो, तो कहोगे सर जी हमें नहीं पता हम कितने चालाक हैं। उसी प्रकार से जो विकास होता है इसे हम मेजर नहीं कर पाते, लेकिन हम ये पूछेंगे ये बताइए आपकी हाइट कितनी है, ये बताइए आप कितने मोटे हो, ये बताइए आपका वजन कितना है, तो कहोगे सर जी हमारा वजन 80 केजी है, सर हमारा वजन सर जी 100 केजी है, सर जी 10 केजी 20 केजी। इस प्रकार से अपने वजन को बता सकते हो, अपने वेट को बता सकते हो, लेकिन विकास को नहीं बता पाओगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आइए एक अगले क्वेश्चन को यहां पे, बच्चे के समाजी विकास में कुल कितने सोपान होते स्पष्ट कीजिए। देखो सोपान को मैं हमेशा बताएं, ये बीएड में शब्द उपयोग होता है। जैसे आप उसी के लिए आगे बढ़ेंगे नेट जेआरएफ के लिए, एमएड के लिए, तो सोपान शब्द आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। सोपान का अर्थ होता है चरण, यानी जो सामाजिक विकास होता है दोस्त कितने चरणों में कंप्लीट होता है। अगर व्यापक रूप में देखें तो सबसे पहला सामाजिक विकास का सोपान क्या होता है, तो कहोगे सर जी चलो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, फिर आपका अपने आप उत्तर मिल जाएगा। और सीटेट का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि बालक का समाजीकरण सर्वप्रथम कहां होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्कूल, ऑप्शन नंबर ए है आपका स्कूल, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्या, तो कहोगे सर जी परिवार, ठीक है। परिवार, विद्यालय कह लें स्कूल कह लें, बात तो एक ही है, यहां पे परिवार। अब बताओ बालक का समाजीकरण, ठीक है, हम आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। बालक का समाजीकरण सर्वप्रथम कहां होता है, सबसे पहले कहां होता है समाजीकरण, परिवार या फिर स्कूल। अभी इसको और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बताएंगे, पहले इसका उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए आइए इसका उत्तर देने का प्रयास करिए
कि बालक के सामाजिक विकास में एक तरीके से सामाजिकरण सर्वप्रथम कहां होता है भैया, विद्यालय में यानी स्कूल में, या फिर एक बात बताइए आपके फैमिली में, या फिर एक तरीके से आपके परिवार में। अधिकतर बच्चे ही परिवार कह रहे हैं और परिवार बेस्ट होगा। अब देखो एक क्वेश्चन का स्वरूप बदल दिए, बीएड में जितनी चीजें पढ़ा दी हैं वो तो काम आएगा, पहले कुछ चीजें और भी सुन लीजिए। अगर थम के पढ़ रहे हैं तो यही समझ रहे हैं कि बिल्कुल सीरियस पढ़ने वाले आप लोग हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दोस्त हम आपसे और पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास करिए, ठीक है। इसका जवाब देने का प्रयास करिए। अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि समाजीकरण अगर बालक का औपचारिक, ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब आपका दिमाग झंझनाएगा कि औपचारिक समाजीकरण का पहला कारक कौन होता है। अगर हम लोग पूछे फॉर्मल एजेंसी सोशलाइजेशन की फॉर्मल एजेंसी कौन है, स्कूल या फिर विद्यालय, यानी सोशलाइजेशन का औपचारिकरण जो होता है, यानी जो सोशलाइजेशन का औपचारिक कारक होता है वो पहला कौन है, स्कूल है या फिर परिवार है। अब आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है जो यहां पे स्टूडेंट ये कह रहे हैं विवाह हो गए, ठीक है, नेहा, आर्या, अंजू विवाह, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर देखो अगर दोस्त अगर औपचारिक की बात करें, अब बीएड सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे ना तो हम लोग खूब डिस्कस करेंगे औपचारिक, अनौपचारिक, नॉन औपचारिक, खूब हम लोग बात करेंगे आपके नॉलेज एंड करिकुलम में। लेकिन यहां पे ये समझने का प्रयास करिए, अगर औपचारिक की बात करें तो जहां पे समय की पाबंदी हो, जहां पे एक सीमित समय हो, कहोगे एग्जाम्पल दीजिए तब समझेंगे, प्रूफ करिए। अगर आप 80 साल के हो गए तो आप 10वीं क्लास में नहीं ना पढ़ोगे, नहीं ना पढ़ेंगे, आप 12वीं क्लास में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम अनौपचारिक की बात करें दोस्त, तो आप 80 साल के ही नहीं, यानी हम 80 साल के नहीं बल्कि 95 साल के हो जाएं, दांतों तक को न रह जाए, तब भी अगर हम चाहें तो अपने समाज से कुछ न कुछ सीख लेंगे, उनको एक तरीके से कुछ न कुछ ज्ञान का अर्जन कर लेंगे। लेकिन औपचारिक रूप में एक समय की पाबंदी होती है, एक सीमित समय होती है, तो ये पॉइंटें होती हैं। तो अगर पूछे समाजीकरण का औपचारिक कारक कौन है, तो आपका स्कूल होता है जो आपको सुटेबल ज्ञान देता है, बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज देता है। लेकिन परिवार जो होता है भैया, ये आपका एक तरीके से अनौपचारिक, समाजीकरण का अनौपचारिक कारक है। उम्मीद करते हैं ये बेहतर कॉन्सेप्ट को समझोगे, आगे काम देगा, ठीक है। आइए टॉपिक पे लौटते हैं और बताते हैं बच्चे के सामाजिक विकास में कुल कितने सोपान हैं। तो सबसे पहले अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो हमारी फैमिली हो गई, हमारा स्कूल हो गया। फैमिली के बाद अगर हम पीयर ग्रुप को लगाएं, यानी अपने इन्वायरमेंट को लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, अपने इन्वायरमेंट को लगाएं तो यहां पे बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ हमारा स्कूल हो गया, तो मुख्य रूप से सामाजिक विकास इस हिसाब से जाके कंप्लीट होता है। और यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से दोस्त तैयार कर लीजिएगा, ये पूरी की पूरी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आइए आइए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छा लगता है आप इतने प्यार सम्मान के साथ पढ़ते हैं, लगता है कि हाँ बीएड वाले स्टूडेंट हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस से आप क्या समझते हो। और भैया तीनों में, यानी कहने का मतलब है इन तीनों की विशेषता की बात अगर कह दे, इन तीनों की विशेषता की बात कर दे, इन तीनों में अगर शिक्षा के स्वरूप की बात कर दे, इन तीनों के अर्थ की बात कर दे, इन तीनों के काल की बात कर दे, ड्यूरेशन की बात कर ले, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। व्यापक उत्तर पूछेगा कि शैशवावस्था में बालक की विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में कैसे विकास होता है, किशोरावस्था में। इस क्वेश्चन को भी दोस्त आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आपको अच्छे से ये समय याद हो जाना चाहिए कि शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष, अगर 2 वर्ष ना लिख रहे हो तो जन्म से लेकर 6 वर्ष, और बाल्यावस्था तो हम कहेंगे सर 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष, अगर 12 वर्ष नहीं लिख रहे हो तो 6 से लेकर 12 वर्ष, और आपका किशोरावस्था आपको पता है कि 12 से 18 वर्ष। ये मुख्य रूप से आप लोग यहां पे जानते रहिएगा, ठीक है। आइए आइए, उसके बाद बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप पूछ दे, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप पूछ दे, या फिर यहां पे आपको पूछ दे कि शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है। कहोगे सर जी कुछ बताते भी चलिए, देखो क्लास तो वैसे लंबी हो जाएगी पर प्रयास ये कर रहे हैं आपको कुछ बता देते हैं। अगर ये बताइए बाल्यावस्था में आपका शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक क्वेश्चन पूछेंगे आपका पूरा एक तरीके से दिमाग झंझना जाएगा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहोगे सर क्वेश्चन दिए नहीं, ऑप्शन पहले दे देते हैं। समझिए बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है। सबसे पहले ये बताइए क्या अमूर्त से मूर्त की तरफ। देखो अगर जैसे आप लोग यहां पे दोस्त जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में, फिर हम आपको शिक्षण विधि पढ़ाएंगे, ठीक है। बीएड में शिक्षण विधि पढ़ाएंगे, और जैसे आप लोग सुपर टेट की तैयारी करेंगे, टेट क्वालिफाई करके, तो आपको शिक्षण कौशल पढ़ना पड़ेगा, और शिक्षण कौशल में आपको टीचिंग मेथड पढ़ने पड़ेंगे, और एक तरीके से जो टीचिंग सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, उनको पढ़ने रहते हैं। तो अगर बीएड में अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये बताइए बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की तरफ
तरफ, या फिर ये बताइए कि मूर्त या बताइए कि एक तरीके से मूर्त से अमूर्त की तरफ। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। ठीक है, मैं बिल्कुल कमेंट के मॉनिटर कर रहा हूं। अब मैं आपके जवाब देखने का प्रयास करूंगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा? बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, आपको बताना। ठीक है, चलो आपको बताना। ठीक है, आपको बताना है। चलो बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे यहां पे ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, लाइक निशा कह रही सर ए ऑप्शन होगा, आप एक तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। वैसे आप इसको पढ़े तो नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा समझिए, अमूर्त के मतलब ही समझो जो हमें दिखाई ना दे। अभी इसको ऐसे प्रूफ करेंगे ना, कभी नहीं भूलने वाले आप। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अधिकतर बच्चे ए कह रहे हैं, यहाँ पे एक रॉकी है वो कह रहे हैं कि सर जी ए होगा। ठीक है, जो बच्चे बी कह रहे हैं समझिए उनका उत्तर कितना है, तो भैया 100% सही है। और जो ए वाले ऑप्शन कह रहे हैं उनका उत्तर भैया गलत है। मुख्य रूप से देखा जाए तो गलत है। ठीक है, वैसे अमूर्त को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन बालक को कोई विशेष फायदा नहीं होगा। आप कहोगे सर जी प्रूफ करिए, तब हम मानेंगे कि आपकी बात सही है। ये बताइए बाल्यावस्था में बालक की उम्र कितनी होती है? तो कहोगे सर जी अभी तो आपने बताया था कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। बालक हो सकता है 7 वर्ष का हो, बालक हो सकता है 6 वर्ष का हो, या फिर कहीं कहीं 5 वर्ष का हो, ऐसा माना जाता है, या फिर 4 वर्ष का हो, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल जाता है। अगर बालक को आप ये बताओगे, मान लीजिए कोई उत्तर कोई आप ऐसा लिखा रहे हो, चलो मान लो ऐसा मुंजबानी बालक को पढ़ाया जा रहा हो कि ऐसा होता है, अल्फाबेट पढ़ा रहे हो कि देखो बाबू ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। बालक को कुछ दिखा नहीं रहे हो, सिर्फ ए बी सी डी पढ़ाया जा रहा हो, जोर जोर से पढ़ाया जा रहे हो। बालक कभी सीख ही नहीं सकता। बालक को ए बी सी डी पढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? तो सबसे पहले बालक को एप्पल दिखा दो, यानी यहां पे तो आम बन गया, लेकिन यहां पे बालक को एप्पल यहां पे दिखा दीजिए आप, और फिर बोलिए बाबू ए फॉर एप्पल होता है, तो बालक कनेक्ट कर लेगा कि जो एप्पल होता है भैया, जो यहां पे सेब है उसे यानी ए से दर्शाया जाता है, यानी ए फॉर एप्पल। हमेशा बालक को मूर्त से अमूर्त की तरफ ले चलिए, यानी बालक को जो प्रत्यक्ष चीजें हैं, जो उसके सामने चीजें हैं, उनसे कनेक्ट करके सिखाइए। इसी को कहते हैं मूर्त से अमूर्त। और अमूर्त का मतलब यह होता है मुंजबानी पढ़ा रहे हैं, यानी एक तरीके से बालक को कुछ दिखा उखा नहीं रहे, सिर्फ उसको रटाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तो भैया उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। अपने एग्जाम में बीएड के नोट पॉइंट करके लिख दीजिएगा कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप मूर्त से अमूर्त होता है। और यही अगर बात कर दे दोस्त, यही बात अगर किशोरावस्था की कर दे, तब आपको क्या करना है? तो किशोरावस्था में जो 70% चीजें होती हैं वो अमूर्त होती हैं, और जो 30% होती हैं वो हम लोग मूर्त रूप में बालकों को पढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं बालक तरह तरह के केमिकल वगैरह का प्रयोग करके केमिस्ट्री वगैरह में एक तरीके से कुछ ना कुछ क्रियाकलाप वगैरह करते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो कुछ अमूर्त चीजें भी सोल्यूशन वगैरह सॉल्व करते हैं, कुछ मूर्त भी। तो इस प्रकार से शिक्षा का ये स्वरूप हो जाते हैं। इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इस पूरी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक 200 वर्ड में पूछता है दोस्त, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और यदि आप लोग जैसे सीटेट की तैयारी करोगे, कहोगे सर सीटेट पे इतना बात क्यों कर रहे हो? देखो भैया क्या है ना, आज सीटेट का रिजल्ट आया है, अधिकतर बच्चे पास भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए कि सर जी 2 नंबर से रह गया, सर 3 नंबर से रह गया। तो कहीं ऐसा मुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि बीएड में ही कुछ चीजें अगर आपको बताते चलेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। बीएड में सीटेट में आपको 3 लोगों को पढ़ना, सिर्फ आपके वाइगोस्की को, आपको पियाजे को, और एक मनोवैज्ञानिक यहां पे हो जाते आपके कोहल वर्ग। एक होते कोहलर जो चिंपैंजी पे प्रयोग किए थे सुल्तान नामक, लेकिन एक होते कोहल वर्ग जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और 3 अवस्थाओं के बारे में बात किए थे, प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत। यहां पे समझिए क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं, यहां पे समझने का बात करिए कि देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांत की तुलना कीजिए। कहोगे सर जी कुछ ऐसा समझाइए याद हो जाए। अगर सबसे पहले वाइगोस्की की बात करें तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। वाइगोस्की कहते हैं ना, दुनिया का कोई भी बालक को कैसे सीखता है? तो अपने समाज से सीखता है। अपने किससे सीखता? तो कहोगे सर जी अपने सोसाइटी से सीखता है। अगर यहीं पे जीन पियाजे की बात कर दें तो कहते हैं दुनिया का कोई भी बालक को कैसे सीखता है? तो स्वयं से सीखता है, या फिर भैया वो कैसे सीखता है? सेल्फ सीखता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ये कहते हैं जीन पियाजे। और अपने ज्ञान का निर्माण समाज की हेल्प से करता है, ये कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। और लेव वाइगोस्की एक शब्द देते हैं जेडपीडी, जो आपको बीएड में सीटेट में पढ़ना पड़ेगा, जेडपीडी।
यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये आगे की क्लास हो जाती है। पहले यहां पे आप लोग देखने का प्रयास करिए कि यहां पे जीन पियाजे कहते हैं बालक जो कुछ भी सीखता स्वयं की क्रियाकलाप करके सीखता है, जबकि वाइगोस्की कहते हैं बालक जो भी कुछ सीखता समाज से क्रिया करके सीखता है। यही इनमें विशेष अंतर हो जाता है। और जो भैया आपके वाइगोस्की हैं वो जीन पियाजे से प्रभावित होकर अपना सिद्धांत दिए थे, लेकिन इनका विरोध करते हुए अपना सिद्धांत को देते हैं। तो अब आइए इनके एक एग्जाम्पल को हम आपको बता देते हैं जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भाषा, जैसे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए समाज से बालक सीखता है, लेवाइगोस्की कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं भाषा। अगर हम आपको उठा के किसी जंगल में, जो अमेजन जंगल है सबसे बड़ा जंगल है, उसमें बीचों बीच आपको रख दिए, मान लीजिए आपकी उम्र कितनी वर्ष है, 5 वर्ष है, वैसे ऐसा रखेंगे नहीं, ये अनैतिक कार्य हो गया, बस समझाने के लिए कह रहे हैं। मान लीजिए आपकी 5 वर्ष की उम्र है और उठा के आपको भैया एक जंगल में ले जाके रख दिए, तो क्या बताइए आप हिंदी बोल पाएंगे? क्या बताइए आप उर्दू बोल पाएंगे? क्या बताइए आप इंग्लिश बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए अगर आप जो कुछ भी सीखते हो अपने परिवार से सीखते हो, लेकिन यहीं पे जो पियाजे हैं ना, ये कहते हैं सुनो भैया, हमें जंगल में रख दो, चाहे हमें कहीं दुनिया के किसी कोने में रख दो, चाहे हमें माजुली द्वीप पे ले जाके छोड़ दो, भैया हम कोई ना कोई लैंग्वेज बोलना सीख ही जाएंगे। ये कहते हैं आपके जीन पियाजे। और जीन पियाजे अपने सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, और उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए है आपके घर है, मान लीजिए आपका घर है और आप कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष के हैं। आप 5 वर्ष के हैं और ये आप मान लीजिए बैठे हैं बिल्कुल, और आपके घर आप मतलब कोई दुनिया का बालक है, उसके घर में आग लग गई। कहोगे सर जी आज बड़ी हिंसक बातें कर रहे हो, समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे मान लीजिए ये घर में आग लगी पड़ी है, और क्या आपको बताने की आवश्यकता होगी कि बाबू भागो? अगर मान लीजिए आप सामान्य बुद्धि लब्धि के हो, आपकी आईक्यू लगभग 100 के आसपास है, यानी आप मूड नहीं हो, न जड़ बुद्धि हो, न पागल बुद्धि के नहीं हो, या फिर आप बिल्कुल सामान्य बुद्धि के, आप कहने का मतलब हम दुनिया किसी बालक की बात कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि दुनिया का कोई बालक है, उसकी बुद्धि लब्धि, उनका इंटेलिजेंट कोशिएंट 100 है। तो क्या बताइए उसको आग से भागने के लिए उसको कहना पड़ेगा? नहीं, जैसे पीछे आग जलेगी अपने आप भागने लगेगा, बकैया कोइया चलना सब सीख जाएगा। यही कहते हैं आपके जीन पियाजे कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, जबकि वाइगोस्की कहते हैं बालक अपने ज्ञान का निर्माण अपने समाज से करता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ा डेप्थ में चल के बता रहे हैं दोनों कैसे मनोवैज्ञानिक थे, तो दोनों संरचनावादी मनोवैज्ञानिक होते हैं। ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। कहोगे संरचनावादी क्या होता है सर? संरचनावादियों का विचार होता है कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान का निर्माण होता है। वाइगोस्की कहते हैं ज्ञान का निर्माण समाज से, जीन पियाजे कहते हैं ज्ञान का निर्माण स्वयं से। तो लेओ वाइगोस्की, जीन पियाजे कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो ये संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। संरचनावादियों की विचारधारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान का निर्माण होता। उम्मीद करते दोस्त इतना समझोगे, बाकी क्लास को देखेंगे तो और बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आइए, बहुत अच्छी बात है, आइए ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अच्छा ये बताओ, यहाँ पे वाइगोस्की और पियाजे जी क्लियर हुए नहीं हुए? ठीक है, यहाँ पे वाइगोस्की और पियाजे क्लियर हुए या नहीं हुए? और थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पे कोहल वर्ग की बात कर लेंगे, ठीक है। देखो दोस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। वैसे बताने को तो 5 मिनट बता देते, देखो बाबू वृद्धि विकास तैयार कर लेना, जीन पियाजे को तैयार कर लेना, वाइगोस्की की तरह क्लास ऑफ हो जाती। लेकिन हम और आप जितना चर्चा किए रहेंगे ना, आपको वर्ड को लिखना है ना, तो जितनी बातें आप यहाँ पे सुने रहोगे, समझे रहोगे, एग्जाम में उतना आपको लिखने में मजा आएगा, ठीक है। चलो आइए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जितने बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए आइए आ गए अपने महान मनोवैज्ञानिक। नैतिक विकास को स्पष्ट कीजिए, नैतिक विकास में मूल्यों के महत्व की विवेचना करिए। अच्छा, जो बच्चे अब की बार 3rd सेमेस्टर में थे, खासकर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में, महाराजा सुहेल देव में, अभी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का एग्जाम कहां हुआ है, तो उनका एक पेपर होता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आपको भी पढ़ना पड़ेगा, आगे हम पढ़ाएंगे। उसमें मूल्य पूछा था। बच्चे कहते सर मूल्य होता क्या, वैल्यू क्या होती? दुनिया का देखो समझा रहे हैं आपको, मूल्य को आप बिल्कुल समझ जाएंगे, मूल्य कभी नहीं भूलोगे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, बिना मूल्य के वो जीवन व्यतीत कर ही नहीं सकता। खासकर हम इंसान की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति का अपना कोई न कोई मूल्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनको अगर उनका आत्मसम्मान अगर कोई तरह को हट किया तो भैया वो बिल्कुल वहां से उठ के चले जाएंगे, वो उनका मूल्य है। भैया हमारे आत्मसम्मान से हम समझौता नहीं, बाकी आप हमारा गला काट दो हमारे प्यार से, हमको मंजूर है, लेकिन हमारे आत्मसम्मान से ठेस पहुंचाओगे तो ये हमें मंजूर नहीं। ये आपकी क्या है, ये आपकी विचारधारा, आपकी ये वैल्यू है, ये मूल्य है। तो कहोगे सर जी नैतिक विकास में मूल्य क्या होते हैं, तो नैतिक विकास के भी कुछ विचारधारा होती है। जैसे दुनिया में आप कहीं चले जाओ, अगर मोरल डेवलपमेंट की बात आएगी तो दूसरों का सम्मान करना ही करना है, तब माना जाएगा कि आपके अंदर अच्छी नैतिकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके मान लीजिए कोई घर पे मौसा आ गए या फिर कोई घर पे आपके मेहमान आ गए, मामा उमा खिचड़ी उचड़ी लेके, अगर वो आपके घर पे आए और आपको उनको आपका नैतिक मूल्य क्या कहता है आपको, ठीक है, नैतिक विकास के मूल्य आपको क्या कहते हैं, या तो मामा को कहो मामा जी नमस्ते, आप घर में आइए, बैठिए, पानी उनी पिए, चाय मम्मी लाइए, ये प्रकार का हो गया। अब ऐसा नहीं कि मामा आए और आप साइड से निकल लिए, मामा से बोले तक नहीं, आपका कॉलर ऊपर से खड़े किए हो, इस प्रकार की चीजें नैतिक विकास में नहीं आएंगी। तो नैतिक विकास का भी दोस्त अपना मूल्य होता है, और यह मूल्य कहता है कि आप, और ऐसे मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्य कहते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं। इसी को कहते हैं कि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अगर नैतिक मूल्य की बात होगी तो दूसरों के सम्मान की बात भी होगी। उम्मीद करते हैं मूल्य को आप लोग समझ गए होंगे। और नैतिक विकास का मतलब यह है कि हमें समाज में किससे कैसे व्यवहार करना है, इस प्रकार का गुड डेवलपमेंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड मोरल डेवलपमेंट। उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 6 आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए सामाजिक परिवर्तन क्या है। यहां पे एक छात्र कह रहे हैं सर लाइव क्लास कब चलती है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, लाइव क्लास जब भी चलती है टेलीग्राम पे हम आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं, 1 घंटे 2 घंटे पहले शेड्यूल लगा देते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगी। टेलीग्राम का थोड़ा सा नोटिफिकेशन ऑन करके रखा करिए, ठीक है। जो लक्ष्य को भेदना है, कम से कम उस लक्ष्य के रास्ते को तो अच्छे से क्लियर कर लीजिए, यानी टेलीग्राम चैनल द परफेक्ट स्टडी का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया करिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? अच्छा, सामाजिक परिवर्तन देखो थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा है, क्लास लंबी हो रही पर कोई नहीं। देखो दोस्त, अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा 3rd सेमेस्टर में, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, वहां पे हम आपको बताएंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझिएगा। जो समाज की रीति रिवाज होते हैं, जो समाज के अवांछनीय रीति रिवाज होते हैं, अगर समय के साथ वो बदल रहे हैं, यानी समय के साथ आपकी लाइफ स्टाइल जो होती चेंज हो रही है, उन्हीं को हम कहेंगे सामाजिक परिवर्तन। और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, सामाजिक परिवर्तन को एक तरीके से इंप्लीमेंट कौन करवाता है, तो हमारी एजुकेशन। कहोगे सर जी कुछ बता देते हैं, समझ में नहीं आता। समझो हमारा एजुकेशन कैसे परिवर्तित करता है। जैसे हम ये मान लिए कि हम ये कहते हैं कि एक तरीके से बाल विवाह को रोकना ही अनिवार्य है, बाल विवाह किसी को नहीं करना चाहिए, या फिर बाल विवाह को किसी को प्रेरित नहीं, किसी को बाल विवाह के लिए आप एक तरीके से उसको एक तरीके से कहने का प्रतिबद्ध मत करिए। अब ये बताइए, हमने कानून तो बना दिया कि चलो भैया सामाजिक परिवर्तन कर दिए कि बाल विवाह रोकना है, लेकिन बाल विवाह में जन जन तक बाल विवाह को एक तरीके से अवांछनीय रूप, उसको जन जन तक उसकी भावना कैसे डेवलप करेंगे? तो कहोगे सर जी एजुकेशन के माध्यम से, अपने क्लास 9th में, क्लास 8 में, क्लास 12th में, बीएड में, बीएससी में, यानी जो भी चीजें हमें मिलेंगी कि एक तरीके सामाजिक से जुड़ी हुई, वहां हमको पढ़ाना पड़ेगा। तो सामाजिक परिवर्तन करने में अपनी भूमिका कौन निभाता है? कहोगे सर जी एजुकेशन निभाती है, सर जी हमारी शिक्षा निभाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आइए सामाजिक परिवर्तन से होने वाले लाभ और होने वाली हानियों की व्याख्या करिए। ये मैं आपके बुद्धिमत्ता पे छोड़ रहा हूं कि दोस्त इसे आप लोग कैसे बना के लिखोगे, लेकिन कुछ पॉइंटें हम आपके साथ विवेचना कर दे रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन से सबसे पहले लाभ की बात करें तो दोस्त ये बताइए, अगर पहले क्या होता था कि जो गर्ल्स होती थी उनकी एज कितनी होती थी? 12 वर्ष होती। सबसे शर्मनाक बातें थी हमारे भारतवर्ष के लिए, 12 वर्ष की गर्ल्स होती थी, बच्चियां होती थी, बहन बेटियां होती थी, उनकी शादी करा दी जाती थी। किससे करा दी जाती थी? तो कोई 30 एज का हो गया, कोई 45 का हो गया, कोई एक तरीके से मान लीजिए 20-25 का भी हो गया। तो लेकिन लड़की के लिए उम्र होती थी 12 से 15, 16 तक जाते जाते शादी करा दी जाती थी। तो बताइए अगर सामाजिक परिवर्तन हुआ है तो हमें लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? तो सर जी जो गर्ल्स प्रताड़ित थी उनको बच गई बेचारी, कहने का मतलब वो अपने समाज में मुख्य धारा से जुड़ पाएंगी। अगर उनकी जो शादी हो रही 21-22 साल की उम्र में हो रही है तो कम से कम अपना एजुकेशन भी ग्रहण कर लेंगी, मैच्योर भी हो जाएंगी, परिपक्व भी हो जाएंगी, इस प्रकार की चीजें हो जाती है, ठीक है।
उसी प्रकार कहोगे सर हानियों की बात कर दो, लाभ तो बड़े बता दिए। हानि की बात यह है, अगर मान लीजिए आपके जो कल्चर थे, जैसे मान लीजिए अभी आप देखते हैं हमारा जो भारतीय कल्चर है, देखो इसको पॉजिटिव वे में लेना, कोई धर्म वगैरह की बात यहां पे नहीं कर रहे हैं, जो ऑथेंटिक बात है उसकी बात कर रहे हैं। और उम्मीद यही है कि सभी बच्चे मेच्योर हैं, सभी बच्चे बीए बीएससी ग्रेजुएट हैं, अपने परिपक्वता के उच्चतम स्तर पे हैं। समझिए हानियां ये हैं कि जैसे मान लीजिए अभी आपको पता है कि हमारे देश में किसका बोलबाला है, तो पश्चिमी कल्चर का बहुत बोलबाला है। कहते हैं ना हमारी जो गीता पुस्तक होती है भैया, उसको भी हम लोग कैसे, एक तरीके धर्म ग्रंथ है, कैसे लपेट के रखते हैं, कहोगे सर जी लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं। यानी जो स्त्रियां, जो बहन बेटियां होती हैं, उनको एक तरीके से कहने का मतलब उनका पहनावा उड़ावा, तरह तरह की जितनी चीजें हैं बिल्कुल बेहतर रूप में, सुसंगठित रूप में हम लोग देखते हैं और उनकी इज्जत भी करते हुए आ रहे हैं। कहते हैं जो भारत में जितनी स्त्रियों की सम्मान होता है उतना और शायद किसी कंट्री में होता होगा। लेकिन पश्चिमी जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है, सामाजिक अडॉप्टेशन हुआ है, उसके कारण हमारी जो मूल जो कल्चरल है वो थोड़ा सा उसको इफेक्ट हुए हैं। तो ये भी कुछ हानियां भी हो जाती हैं और कुछ लाभ भी हो जाते हैं, इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। इस प्रकार की अगर कहते हैं ना कि जो चीजें होती है अगर समाज से कनेक्ट करके लिखोगे तो बेहतर उत्तर आप कर जाओगे। उम्मीद करते हैं ये पूरी पॉइंटों को आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल व्हाट्सएप पे आप पूछ लीजिएगा, जब देखेंगे जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, जब लोगों के यानी एक एक विशेष भूमि पे रहने वाले, विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों का यदि जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल यदि बदल रहा है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, यानी उसमें वांछनीय, वांछनीय का अच्छा अर्थ होता है गुड, यानी अच्छा परिवर्तन हो रहा है, उसे हम कहेंगे सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। दोस्त इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगठनात्मक विकास में जीन पियाजे के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। अब ये बताओ कि यहाँ पे पियाजे कह ले, जीन पियाजे कह ले, तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कॉग्निटिव, एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे सर संगठनात्मक विकास की सिद्धांत दिए थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बताया था, 4 अवस्थाओं के बारे में बताते, संवेदी पेशी अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष यहाँ पे हो गया, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष हो गया, संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम लोग मूर्त के नाम से भी जानते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो आपका कितना, तो कहोगे सर जी 7 से 11 यहाँ पे हो गया। उसके बाद एक आपका यहाँ पे होगा औपचारिक अवस्था जो सर जी हम क्या यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं 11 से 18 वर्ष के मुख्य रूप से मान सकते हैं। इनकी अवस्थाएं आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन इनका क्रम बिल्कुल सेम ही रहेगा और जीन पियाजे को जाके पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। एक यहाँ पे नैतिक विकास के कोहलबर्ग के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। एक हमारी पुरानी क्लास मिलेगी कोहलबर्ग पे और टेलीग्राम पे हम पिन कर देंगे, उस क्लास को देख लीजिएगा कि इसको कितने इन्होंने कैसा सिद्धांत दिया था, और समय मिल गया तो कोहलबर्ग के बारे में एक बार पढ़ा भी देंगे। अगर यदि आप लोग एक बार यस करोगे तो थोड़ा सा यही हम आपको पढ़ा देते हैं, वरना बाद में क्लास जाके देख लीजिएगा। अगर आप यस कर रहे हो, पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो कि सर जी कोहलबर्ग को पढ़ा दीजिए यही थोड़ा सा, तो यस करिए, वरना नो करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अगला यहां पे बात हो जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई चाइल्डहुड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसको आप लोग डिस्कस करिए। यानी बाल्यावस्था को विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा जाता है? दोस्त अगर यहीं पे बाल्यावस्था ना कह के यहीं पे शैशवावस्था की बात कर दे, यहीं पे किशोरावस्था की बात कर दे, तो दोस्त आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बाल्यावस्था ही एक ऐसी अवस्था होती है जो बालक बिना उद्देश्य के घूमते रहते हैं। गांव में देखो, वैसे तो ये एग्जांपल नहीं देना चाहिए, हर एग्जांपल का अपना एक लेवल होना चाहिए, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। गांव में देखते हैं ना कि बालक बिना निरुद्देश्य घूमते हैं, आगे एक बालक ऐसे खड़ा हो जाएगा और पीछे उसके बालक 3-4 बालक खड़े हो जाएंगे और भैया कहेंगे ट्रेन चल रही है, ऐसे छुक 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 करके पूरे गांव का चक्कर लगाते रहते, रोड पे घूमते रहते हैं, तरह तरह की चीजें करते रहते हैं। ठीक है, माचिस की डिब्बी होगी इसमें माटी भर के पूरे गांव में घूमते रहते हैं। तो बाल्यावस्था कैसी है? तो जो एक प्रकार से आपका सामाजिकरण का एक तरीके से धीरे धीरे विकास होता है, इसलिए हम कहते हैं बाल्यावस्था इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। अगला क्या है, इसमें क्या आती? तो कहोगे सर जी इसमें दृढ़ता आती। क्या आती है? कहोगे सर जी इसमें हमको क्या, तो दृढ़ता आती है। जो हमारा किशोरावस्था में हमारा ग्रोथ बहुत तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में जाके उसमें दृढ़ता आती है, फिर किशोरावस्था में जाके उसमें एक बार तीव्रता आ जाती है। इस प्रकार की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आइए ये सारी पॉइंटें हो जाती हैं। अच्छा एक बात और, यहाँ पे नैतिक विकास की बात करें तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखो पढ़ाइए देते हैं, क्लास लंबी हो जा रही पर आप लोग मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, समझिए मेरी बात को। नैतिक विकास की बात करें तो भैया इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था नैतिक विकास को? तो कोहलबर्ग। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में कहानी किसकी बताई थी? तो हिंज की कहानी बताई थी। किसकी? हिंज। अब कहोगे सर ये क्या बवाल बता दिए, हिंज एक क्या था? तो कहोगे सर जी हिंज एक व्यापारी था
और ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझिएगा। हिंज एक व्यापारी था और कोहल वर्ग जो थे अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते, किसकी? हिंज की। और कहानी क्या थी बस ये समझ लीजिए, यानी हिंज एक व्यापारी था और उसकी जो पत्नी थी भैया, उसकी जो पत्नी थी बिल्कुल बीमार थी और उसकी दवा जो थी, हिंज हिंज जिस शहर में रहता था उसी में एक डॉक्टर साहब भी रहते थे, सिर्फ उन्हीं के पास थी। और हिंज ने डॉक्टर के पास दवा लेने गया और बोला, डॉक्टर साहब हमें दवा दे दीजिए, हमारी हमारी पत्नी बहुत हमारी पत्नी बहुत बीमार है सर। तो डॉक्टर ने बोला, नहीं भैया, दवा जो होती है वो बहुत महंगी है, तुम ले नहीं पाओगे। अब बताओ, हिंज के पास दो ऑप्शन है, एक तो डॉक्टर का जो दरवाजा है दुकान का, डॉक्टर जब सो रहे हैं वो उसको तोड़े और दवा को चुरा के लाके अपनी पत्नी को पिला दे, एक, या फिर भैया एक तरीके से अपनी पत्नी को मरने दे। अब आप बताओ कि हिंज को क्या करना चाहिए? तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यही जो कि कोहल वर्ग थे, ये कहानी बच्चों को सुना के उनके फीडबैक को लिए और वो बताए कि किस अवस्था में मोरल डेवलपमेंट का विकास कैसे होता है। और इन्होंने मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं के बारे में बताया था। सबसे पहली कौन सी हो जाती? तो कहोगे सर जी प्राक रूढ़िगत अवस्था। ठीक है, सबसे पहले कौन सी हो जाती? तो कहोगे सर जी प्राक रूढ़िगत अवस्था, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं प्री कॉन्वेंशनल स्टेज हो गई आपकी। दूसरी कौन सी हो गई? तो कहोगे सर जी रूढ़िगत अवस्था। और 3 अवस्थाओं में इन्होंने कितने स्तर को बताया था? तो लगभग 6 स्तर को इन्होंने बताया था। ठीक है, और यहां पे ये हो गया आपका रूढ़िगत अवस्था, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? तो कन्वेंशनल स्टेज कह देंगे। और यहीं पे एक आपकी हो जाती है उत्तर रूढ़िगत स्तर, यानी हम कह देंगे कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आपकी यहां पे हो जाती है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज हो जाती है। तो ये 3 अवस्थाओं के इन्होंने बारे में बताए थे आपके कोहल वर्ग। और एक बात बताइए, जो आपकी प्राक रूढ़िगत अवस्था, इसमें जो बालक थे वो कहते थे नहीं, हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी। जो रूढ़िगत अवस्था है इसमें वो कहते हैं कि नहीं भैया, जो हमें आज्ञा मिली है, जो हमें चोरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से बताते हैं। और जब उत्तर रूढ़िगत में आते हैं वो कहते हैं नहीं, जान तो बचा लीजिए, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। यानी बालक अपने हिसाब से एक तरीके से डिसीजन लेना प्रारंभ कर देते हैं। ये आपका उत्तर रूढ़िगत स्तर हो जाता है। और बालक जिसमें अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने का प्रयास करते हैं, यानी गुड बॉय गुड गर्ल बनने का प्रयास करते हैं, वो कन्वेंशनल स्टेज हो जाती है। और जो आज्ञा का पालन करते, मम्मी ने बोल दिया कि बाबू सुबह आपको दरवाजे पे खड़े रहना 1 घंटे, तो 1 घंटे ही खड़े रहेंगे, ये आपकी प्राक रूढ़िगत स्तर हो गया। और मम्मी ने ये बोला कि बाबू सुबह 4 बजे उठ जाओगे तो तुम मेरे सबसे अच्छी बिटिया हो, सबसे अच्छे बेटे हो, तो यानी एक तरीके से ये रूढ़िगत स्तर हो गया। और आप सबको पता है कि अगर मम्मी बोलती है कि सुबह 4 बजे बच्चों बाबू उठना है, लेकिन आप सुबह के 3 बजे सो रहे हो, तो आप नहीं उठोगे क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो जब अपने लेवल पे आप डिसीजन लेने लगते हो तो ये उत्तर रूढ़िगत हो जाता है। जब अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने के लिए डिसीजन लेते हो तो ये रूढ़िगत स्तर है। अगर किसी के नियमों का पालन कर रहे हो तो ये प्राक रूढ़िगत स्तर है, प्री कन्वेंशनल स्टेज है। उम्मीद करते हैं इस पूरी पॉइंट को आप लोग यहां पे समझे होंगे। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये क्वेश्चन तो आपको बताइए दिए हैं कि बाल्यावस्था को विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है। एक बड़ा अगला अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लेवल पे है, ये अपने अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से आप लोग जवाब दीजिएगा। वैसे हम आपको पढ़ा दिए हैं, यहाँ पे आपको इसको बताना है कि तनाव को परिभाषित करिए, तनाव को कम करने के लिए विधियों का सविस्तार वर्णन करिए। 500 वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए आप तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, एक दूसरे से चर्चा करके। अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अभी आपका मुख्य रूप से वर्क क्या है? तो कहोगे सर जी हमारा वर्क है पढ़ना। अगर आप दिन में मुख्य रूप से अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर देते हैं तो देखते होंगे रात में आपको बड़ी अच्छी नींद आती है, आप बिल्कुल तनाव लेस हो जाते हैं, बिल्कुल आपको तनाव नहीं रहता। लेकिन दिन भर आप घूमे हैं, दोस्तों के साथ घूमे फिरे हैं, रात में आप सोचेंगे अरे यार मैं तो पढ़ा नहीं, बिल्कुल आपको स्ट्रेस हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। तो जो आपको काम मिला है ना, उस काम को आप बेहतर रूप में करते रहेंगे तो आप बिल्कुल तनाव लेस रहेंगे, आपको तनाव नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। एक प्रकार के तनाव को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे बालकों में दूर कर सकते हैं, तनाव का क्या स्वरूप होता है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मोटिवेशन से तनाव कम नहीं होता, ये चीज मेरी बात को ध्यान समझ लीजिएगा। आज तो भैया ये ऐसा जमाना चल गया है कि जगह जगह लोग मोटिवेशन देते फिर रहे हैं। कहीं चले जाइए, अगर किसी से 2-4 सोचे कि हम उससे अपने दिल की बातें भी कर ले, ससुरा वो मोटिवेशन देने लग जा रहा है। तो मोटिवेशन का सबसे दुर्दशा वाली स्थिति इस समय चल रही है। ठीक है, यानी अगर आप किसी से बोल दिए कि देखो भैया अब मेरा ऐसा मन कर रहा है कि बीएड का एग्जाम आ गया है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, भैया वो मोटिवेशन देना स्टार्ट कि ऐसा करो
कि तुम ऐसा करो, टाइम टेबल बनाओ, सुबह 7 बजे, भले वो बीएड का एग्जाम कब वो नहीं दिया हो, वो आपको बताएगा कि सुबह ऐसा करो 7 से लेके 12 बजे तक पढ़ो, फिर 1 घंटे गैप करके फिर 12 बजे, फिर 1 बजे से लेके रात को 9 बजे तक पढ़ो, फिर 1 घंटे गैप लेके फिर रात बजे 3 बजे तक पढ़ो। जहां देखो वहां मोटिवेशन चल रहा है। मोटिवेशन से तनाव कम नहीं होता, अगर हमारी पर्सनली बात मानिए तो, बल्कि मोटिवेशन से आप सोचने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं तनाव और बढ़िए जाता है। इस प्रकार की पॉइंट समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। आइए, सॉरी, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, पर मोटिवेशन वाले खुद अपने आप में तनाव तनाव रहते हैं। पर छोड़ो ये सही बात है, आइए क्लास फोकस करते हैं। अब क्लास पे लौटते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे कि तनाव को परिभाषित कीजिए, तनाव को कम करने वाली विधियां, जैसे आप चर्चा कर लीजिए दूसरों से, अपने मम्मी पापा के साथ समय स्पेंड कर लीजिए, ठीक है। अपने बड़े भाई हैं या फिर छोटी बहन है, उनके साथ आप समय स्पेंड कर लीजिए। जो आपका वर्क है उस पर आप ध्यान दीजिए, फालतू लोगों की बातों को मत सुनिए। कहते हैं ना, एक कान से सुनो एक कान से निकालो, ये वाला भाव अपना लीजिए तो अपने आप तनाव कम हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। आइए, हाँ, अधिकतर लोग जो होते हैं ब्रेकअप को लेके ही बताते हैं। देखो क्या होता है ना, अधिकतर लोग किसको टारगेट करते हैं, युवा को टारगेट करते हैं। अभी आप लोग की उम्र कितनी होगी, तो 22 से लेके 25 वर्ष होगी। अगर आपको कोई चाह के भी अब मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि आप मेच्योरिटी के लेवल पे हो। अगर कोई आपको छोड़ के जा भी रहा है या फिर जा रही है तो कहोगे जाओ भैया निकलो, ठीक है, थोड़ा समय बचा, थोड़ा 2 घंटे और पढ़ लेंगे, सो लेंगे, ये वाला आपकी स्थिति आ गई है। लेकिन यही आपकी उम्र सोचिए 18 साल, तो ऐसा बात करते थे फोन से कि बगल में अगर मम्मी है वो नहीं सुन पाती थी। ये इस प्रकार की आपके अंदर गुण होता था, क्वालिटी होती थी। तो कहने का मतलब है, ये जो लेवल ऐसा है ना कि ब्रेकअप हो या ना हो, अब कोई विशेष मतलब नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब आप लोग मैच्योर हो गए। आपको पता है कि कुछ भी स्थिर नहीं रहने वाला है, सब समय के साथ बदल जाने वाला चीजें हैं, ठीक है। तो अब आपको तो कोई, मुझे नहीं लगता, मिसगाइड कर पाएगा, क्योंकि आप खुद ही अब दूसरों को मिसगाइड कर दो, आपको क्या ही करना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, आतंकवाद। यहाँ दो शब्द से मिलकर बना है। आप तुरंत कहोगे सर जी, एक आतंक और एक आपका वाद। वाद का मतलब होता है विचारधारा या फिर अपनी विचार, ठीक है। जो भय से अपने विचार को रखता हो, जो समाज में आतंक फैलाता हो, जो समाज में अनलीगल वर्क करता हो, जो देश को क्षति पहुंचाता हो, उसे हम लोग किस में रखेंगे, उसे हम लोग कह देंगे भैया आतंकवाद की श्रेणी में रखेंगे। और आतंकवाद को आप कैसे दूर करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ दूसरा पॉइंट है भैया रोजगार, ठीक है। बिना रोजगार के आप लोग बिल्कुल एक तरीके से शिक्षा ले नहीं सकते। कहोगे सर जी पाकिस्तान में आतंकवाद देखने को क्यों मिलता है, वहां पे शिक्षा है, ऐसा नहीं कि वहां पे सब अनपढ़ हैं, शिक्षा है, लेकिन वहां पे भैया मुख्य रूप से रोजगार नहीं है, मुख्य रूप से खेती करने के लिए जमीन नहीं है। तो क्या करेंगे, बंदूक चलाते फिरते रहते हैं, इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो आतंकवाद को दूर करने के लिए मुख्य रूप से शिक्षा, दूसरा रोजगार, अपने आप और तीसरा हम समझने के लिए कह सकते हैं उनका विवाह कर दो, उनकी शादी कर दो, तो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार की चीजें हो जाती है। पर विवाह को यहां कट कर देना, आप क्लास में बोरिंग हो रहे थे इसलिए ये पॉइंट ऐड कर दिए, पर विवाह को मत लिखिएगा, ठीक है। हाँ आइए, ठीक है, यहां पे आप लोग समझिएगा आतंकवाद को दूर करने के लिए 2 पॉइंट, एक तो आप यहां पे शिक्षा, दूसरा रोजगार। और कहने का मतलब है सही तरीके से बालक का विकास करिए, कोई अवांछनीय रूप के चक्कर में ना बालक पड़ जाए, इस प्रकार की चीजों से बचिए। और अधिकतर आतंकवाद से ग्रसित बालक किस एज में होते हैं, तो आप सभी को पता होगा किशोरावस्था। कहोगे सर किशोरावस्था में ही क्यों होते, ये भी बता दीजिए। तो किशोरावस्था में इसलिए होते, एक महान मनोवैज्ञानिक हुए, स्टैनली हॉल हुए, ठीक है। ये कहते हैं किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है, किशोरावस्था विरोध की अवस्था है। कहने का मतलब है ये अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपनी विचारधारा को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो इस प्रकार से जो बालक में अगर सही दिशा निर्देश न दो तो अपने आप वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, इसलिए वो आतंकवाद से ग्रसित हो जाते हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्त इसको तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्रीय एकता क्या होती है, तो कहने का मतलब है कि अपने राज्य स्तर से उठ के अपने जिला स्तर से उठ के जो राष्ट्र हित के बारे में सोचे, जिसकी व्यापक दृष्टिकोण हो, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ये भी पूरी की पूरी पॉइंटें इंपॉर्टेंट हो जाती, ठीक है। आइए और एक बात और है जो सही बात है कि जो प्यार वार होता है ना, जब पेट भरा होता है तभी प्यार वार भी अच्छा लगता है। आप देखते होंगे रोड पे जो कबाड़े बीनने वाले होते हैं उनको मुख्य रूप से प्यार वार से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि भैया अगर वो अपना कार्य नहीं करेंगे तो पेट नहीं सांस तक भरेगा। तो जिसका पेट भरा होता है वही प्यार वार की तरफ आगे बढ़ता है। तो इनमें ज्यादा बिलीव ना करके, हाँ सम्मान बिल्कुल करिए, प्यार भी करिए, ऐसी बात नहीं कि मत करिए, लेकिन सम्मान में कमी मत करिए, अपने कार्य को प्रायोरिटी दीजिए, बाकी जीवन में सबका सम्मान करिए, यही पर्पज है। बाकी इन सब मुद्दों में ज्यादा हम चर्चा नहीं करते, क्लास में फोकस करते, ठीक है। आइए राष्ट्रीय एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं,
जैसे अभी ऊपर आप आतंकवाद को समझ लीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो राष्ट्रीय एकता को एक तरह के छीड़ करे, राष्ट्रीय एकता को की भंग करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। और राष्ट्रीय एकता को दो पॉइंट है, राष्ट्रीय एकता को कैसे आप बढ़ावा दे सकते हो, एजुकेशन के माध्यम से लोगों में तरह तरह की चीजों को जागरूकता लाके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा भी दे सकते हो। और राष्ट्रीय एकता को छीड़ कौन कौन से लोग कर सकते हैं, कुछ आंदोलनकारी हो गए, उसी प्रकार से कुछ अवांछनीय आंदोलनकारी हो गए, कुछ आतंकवादी ग्रुप समूह हो गए, वो राष्ट्र की एकता को भंग करना चाहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कोई अदर कंट्री भी आपके देश की एकता को भंग करना चाहती है। इस प्रकार की चीजों को इसमें ऐड करके अच्छे से लिख दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना। अब उम्मीद करते सारी पॉइंटों को समझ गए होंगे। इतना डीप में हम लोग चर्चा कर लिए हैं, लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है। लेकिन अब बताइए आपके सारे पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए। कहीं भी छोटा सा भी डाउट हो ना, तुरंत पूछ लीजिए, जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम हो जाता है आपका, सेकंड सेमेस्टर की क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी। मन से पढ़िए। कहते हैं ना कि डेली बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात जिसने भी कही है बड़ा सही बात कही है कि भैया अगर आप डेली डेली पढ़ते रहेंगे तभी बाद में आपका फाइनल रिजल्ट अच्छा बनेगा। अब ये सोचिए एक दिन में पढ़ लें तो ऐसा नहीं पॉसिबल होने वाला, ठीक है। चलिए, और अभी तक क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा। नोट्स वगैरह के लिए इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। बेहतर रूप में आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। मॉडल पेपर आज रात में हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। जो बच्चे नोट्स लिए भी हैं, नहीं भी लिए हैं, टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। सारे बच्चे नोट्स लेके कि कहने का मतलब है कि अपना जो भी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मॉडल पेपर हो गया, लेके अच्छे से दोस्त पढ़ लीजिएगा, बेहतर लिख के आइएगा, यही उम्मीद है। एग्जाम हॉल में पेन नहीं रुकनी चाहिए, वरना द परफेक्ट स्टडी की समझिए आप लोग बेइज्जती करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए, बहुत अच्छे से जितने भाई बहन थम के पढ़ते रहिए, और किसी क्लास में कोई शब्द से अटपटा लगे देखो तो मैनेज कर लिया करिए। बस ये समझ के बताते कि आप मैच्योर हैं, जो चीजें हैं उनको अच्छे अच्छे वे में समझेंगे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम वगैरह से जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आप लोग लेना चाहते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे तबस्सुम हो गए, रॉकी हो गए, पूजा हो गए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, बहुत गोपाल जी, ठीक है। चलिए आइए, बहुत अच्छी बात है दोस्त। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जितना सपोर्ट हो सकता है करेंगे, बेहतर आपके साथ लगे रहेंगे, ठीक है। आइए, चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, ठीक है सर। पेपर नहीं, देखो फिर वही बात, फाड़ के कहे आएंगे भैया, क्या दुश्मनी है। आप ऐसे कोई रफ पेपर फाड़ लीजिए, पेपर को फाड़ना नहीं है, उसको चुन चुन के लिखना है, ठीक। ऐसा भाव ना डेवलप करें, ठीक है। हिंसक बात, देखो अभी क्लास में आतंकवाद पढ़ा दिया तो लगी हिंसक बातें करने। बिल्कुल मोरलिटी वाली बात करिए, कहिए सर पेपर को अच्छे से दे के आएंगे, संभाल के रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार की बातें करिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से बस मुस्कुराना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे जहां भी रहिए अच्छे व्यक्तित्व का परचम देते रहिए दोस्त, यही उम्मीद करेंगे, ठीक है। आपके व्यक्तित्व से किसी माँ बहन, किसी भी बहन बेटी को किसी प्रकार की समस्या ना आए। आप कहीं भी रहिए, अच्छे व्यक्तित्व का परचम देते रहिए, अपना 100% कहते रहिए। कहते हैं ना कि आप अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग को कभी भी आप खुश नहीं कर सकते, तो कम से कम ये तो प्रयास कर सकते कि आपकी वजह से कोई दुखी ना रहे, ठीक है। इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं, ठीक है। और अभी कुछ टेस्ट पेपर कंडक्ट करवाएंगे, आप लोग लिख के उत्तर भेजा करिए। अब चलिए बाय, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास में। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, सभी